अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़ाहक तनवीर आप सबका इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे टर्किश सिटीज़नशिप के बारे में, जो आजकल हमारे दरमियान में ये डिस्कशन चल रहा है। और माफ़ करें, ये कहना मुनासिब नहीं होगा, मगर एक मंजन जो है हमारे दरमियान में बेचा जा रहा है टर्किश सिटीज़नशिप के नाम पर। लोगों को बताया जा रहा है कि भाई वेस्ट की सिटीज़नशिप के बराबर है, टर्किश सिटीज़नशिप भी ले ली जाए या फिर टर्किश सिटीज़न बन जाए। तो बहरहाल इसके ऊपर चंद फैक्ट्स हैं जो मैंने निकाले हैं, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। 10 पॉइंट्स या 10 जो है फैक्ट्स हैं, इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूंगा। इस पर थोड़ा सा आप सोचिए। देखिए, पैसा आपका है, माल आपका है, हक़ आपका है। आप जहाँ चाहें खर्चा करना चाहते हैं करिए, आपकी मर्ज़ी है। मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप इसके ऊपर सोचिए, ना पसंद आए तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं ये चीज़ इसलिए उठाया हूँ या फिर इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर थोड़े दिन में कोई ना कोई जो है बिज़नेस स्कीम, कोई ना कोई एक स्कीम सामने आती है और लोग जो है अपना पैसा डुबा लेते हैं। आपने देखा कि हीरा गोल्ड का क्या हुआ, आईएमए का क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे जो है ना स्कीम सामने आए। और लोग जो है एक हर्ड मेंटालिटी होती है। हर्ड मेंटालिटी यानी कि सब जा रहे हैं तो खुद भी जाते हैं, सब उठ के ठहरे हैं तो खुद भी ठहर जाते हैं, सब बैठ रहे हैं तो खुद भी बैठ जाते हैं। तो एक हर्ड मेंटालिटी होती है और इस हर्ड मेंटालिटी के तहत लोग जो है अक्सर सब जा रहे हैं तो खुद भी जाते हैं, फिर खुद भी जो है ना उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं या फिर खुद भी जो है ना वहाँ चले जाते हैं। तो बहरहाल हमने देखा कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, मगर अफसोस की बात यह है कि नुकसानों को देखने के बाद भी लोग जो है फिर कुछ ना कुछ एक नया एडवेंचर करने निकल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ताल्लुक़ से अभी जो नया एडवेंचर चल रहा है अवाम के दरमियान में, जो बातचीत चल रही है, डिस्कशन चल रहा है टर्किश सिटीज़नशिप के नाम पर। अब जाहिर सी बात है कि भाई कोई ना कोई चीज़ आपको बेचने से पहले आपको उसकी ज़रूरत बताई जाती है कि भाई ये देखो कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आपको जाहिर सी बात है कि वो चीज़ बेची जाती है। मिसाल के तौर पे जब हीरा गोल्ड का ये उठा था तो उस टाइम पे कहा जाता था कि भाई देखो हर जगह हराम जो है चल रहा है, बैंक आपको हराम पर पैसे देता है, ये हराम पर चल रहा है, वो हराम पर चल रहा है, तो हम आपके लिए हलाल स्कीम लेकर आए हैं। और बहरहाल वो हलाल स्कीम के नाम पर फिर उन्होंने सबको मंजन बेचा। ठीक है, तो अब ये एक ही चीज़ नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है ना हिस्ट्री में हुई है। मुसलमानों का पैसा जो है, जान और माल का नुकसान हुआ है। लोग जो है सब जा रहे हैं, ख़ुद भी चले जाते हैं और बड़े बड़े लोग भी जो है आकर इसके अंदर रिकमेंडेशंस दे देते हैं, जिसकी बुनियाद पर लोग जो है ना गड्ढे में गिर जाते हैं। बहरहाल इसी तरह से ये भी चीज़ बेची जा रही है। 3-4 टाइप के जो है ना इसके अंदर लोग हैं जो आपको बता रहे हैं कि टर्किश सिटीजनशिप लेना क्यों जो है ज़रूरी है। एक वो टाइप के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई टर्की में जो है ना मुस्लिम वैल्यूज़ और वेस्टर्न वैल्यूज़ यानी वेस्टर्न चीज़ें जो है ना ब्लेंडेड है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप यहाँ की सिटीजनशिप लेंगे तो आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, यानी कि आप बर्गर भी खा सकते हैं और शवरमा भी खा सकते हैं, यानी कि आपको ये ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड दो भी आपको मिल जाएगा टर्की के अंदर। तो एक इस तरह से भी जो है ना एल्यूर किया जा रहा है। अब एक और टाइप के लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई टर्की में जो है ना सस्ते जो है घर हैं, हरियाली है और ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, घोड़े हैं, और इस तरह से बच्चों को हम जो है ना घुड़सवारी सिखाएंगे, हम हमारी औरतों को घुड़सवारी सिखाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। बहरहाल इस टाइप से भी जो है ना लोग इस चीज़ की तरफ माइल हो रहे हैं। बहरहाल इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाई सबसे पहले आपको क्या चीज़ें देखना है। नंबर 1, आपको ये जानना ज़रूरी है कि टर्की में टर्किश लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी है, यानी कि टर्किश लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो फिर आप आर्टिकल 11 ऑफ टर्किश सिटीज़नशिप लॉ चेक कर लीजिए। मसला ये है कि हम लोग जो है चेक नहीं करते, ना हम चीज़ें देखते हैं। वो तो ऐसा है जैसे लोग जो है दूसरी शादी करके सऊदी अरब आ जाते हैं, बीवी को बोलते हैं मैं तुमको शादी करके जैसे पहले बीवी को बुलाया ना इकामे पे, वैसे तुमको भी बुला लूँगा। शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद जब सऊदी आते हैं तब जाके पता चलता है कि भाई दूसरी बीवी के लिए तो इकामा निकलता ही नहीं है। तब जाके मालूम पड़ता है, तब जाके बोलते हैं कि हाँ हमने शादी कर ली। अब जो है ना अब क्या करें, तो विजिट वीज़े पे बुलाते हैं। अब दूसरी बीवी को गुस्सा आता है, उसके बच्चों को स्कूल में नहीं डाल सकते। तो बहरहाल ये इसी तरीके की चीज़ है कि लोग जो है पहले मुकम्मल मालूमात नहीं करते, बस जो है ना सब बोल रहे हैं चलो निकल जाते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। मगर बाद में जाके जब झटके लगते हैं तब पता चलता है कि अच्छा ये भी था, ये तो हमको पता ही नहीं था।
तो बहरहाल सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि टर्की में सिटीज़नशिप के लिए आपको टर्किश लैंग्वेज आना ज़रूरी है, मैंडेटरी है वहाँ पर। अब आप ये कहेंगे कि भाई शादी करके हम वहाँ कर लेंगे, जैसे वेस्ट में करते हैं लोग, कि वहाँ का अगर कोई बंदा या बंदी मिल जाए उसे शादी कर लो तो सिटीज़नशिप मिल सकती है। तो इस केस में भी आपको सिटीज़नशिप हासिल हो सकती है, मगर उसके लिए भी बहुत सारे प्री कंडीशंस हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको यहाँ पे बता दूँ कि हम लोग अंग्रेज़ी, इंग्लिश लैंग्वेज कब से सीख रहे हैं? बचपन से हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, बात करते हैं, लिखते हैं इसके अंदर। इसके बावजूद भी जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो टेस्ट्स होते हैं, आईएलटीएस वगैरह हो गया, इसमें लोग फेल हो जाते हैं। भाई इंग्लिश लैंग्वेज जो आप अब 20 साल 25 साल से पढ़ रहे हैं, वो लैंग्वेज में खुद आप फेल हो जाते हैं, तो भाई आप टर्किश लैंग्वेज जो आपकी लैंग्वेज ही नहीं है, ना आपको आता है ना बा आता है टर्किश लैंग्वेज का, तो आप क्या उसके अंदर जो है ना महारत हासिल करेंगे। अब नंबर दो ये है कि आपका बच्चा टर्की में सिर्फ टर्किश स्कूल ही जा सकता है, दूसरे स्कूल नहीं जा सकता। यानी सिर्फ टर्किश लैंग्वेज वो वहाँ पे पढ़ेगा और टर्किश स्कूल ही जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को किसी अरबी स्कूल में डालते हैं और आपका बच्चा जो है सिर्फ अरबी पढ़ रहा है, इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, तो एटलीस्ट आपको इत्मीनान रहेगा कि आपका बच्चा आगे चल के आलिम बनेगा, ठीक है, या कुरान का मुफस्सिर बनेगा, या फिर जो है ना हदीसों का जो है आलिम बनेगा, जो भी है। और अगर आपके बच्चे को आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं तो एटलीस्ट आपको ये तसल्ली रहेगी कि भाई मेरा बच्चा आगे चल के जो है आईआईटी वाईआईटी करेगा, कोई बड़े स्कूल में जो है बड़े कॉलेज में पढ़ेगा। अब आप उसको सिर्फ टर्किश पढ़ा के क्या करोगे? तो वहाँ पर मसला ये है कि सिर्फ टर्किश एजुकेशन आपके बच्चों को दे सकते हैं। नंबर 3 ये है कि तुर्की का जो लीरा का रेट है ये इतना बुरा गिरा हुआ है और हर दिन गिरते जा रहा है। तो टर्की की जो इकॉनमी है, ये इकॉनमी जो है स्टेबल नहीं है, कुछ ना कुछ जो है मसाइल टर्की की इकॉनमी को होते रहते हैं और ऊपर नीचे वहाँ की इकॉनमी होती रहती है। और चौथी चीज़, प्रोस्टिट्यूशन यानी कि जिस्म फरोशी टर्की में लीगल है, लीगल। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो टर्किश पीनल कोड आर्टिकल 227 आप चेक कर लीजिए, जिसके अंदर बाकायदा टर्की की गवर्नमेंट ने उसको लीगल करार दिया है। यानी कि आप जो है, आप मतलब अल्लाह माफ़ करे आप ना करें ऐसी चीज़, मगर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको जिस्म फरोशी का अड्डा खोलना है, ब्रोथल जिसे कहते हैं, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ खोलना है तो आप बाकायदा हुकूमत के साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं आपके ब्रोथल को, और फिर जो है आपके ब्रोथल में काम करने वाले जितने प्रोस्टिट्यूट्स हैं उन सब के लाइसेंस आप ले सकते हैं, और बाकायदा उनकी आईडी कार्ड्स भी जो है ना हुकूमत देती है। किसकी हुकूमत? उर्दुगान की हुकूमत। उर्दुगान की जो हुकूमत है, ये हुकूमत प्रोस्टिट्यूट्स को लीगल आईडी कार्ड्स, और जो है अगर वो रजिस्टर्ड है पूरा ब्रोथल तो वो लीगली उसको चला सकते हैं। टर्की में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, होमोसेक्सुअलिटी लीगल है टर्की में। इसीलिए जो ईरान के ज़्यादातर जो गेस हैं, क्योंकि ईरान और टर्की का बॉर्डर लगता है, आप इसके बारे में तहकीक कर लीजिए, ईरान के जितने ज़्यादातर जो होमोसेक्सुअल्स और गेस हैं वो भागकर टर्की में आकर पनाह लेते हैं, क्योंकि ईरान के अंदर ये जो बीमारी है होमोसेक्सुअलिटी, हमजिन्स परस्ती की, बहुत ज़्यादा है। ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह कभी मैं आपके सामने बात करूंगा कि वहाँ के मज़हब में ये चीज़ जो है ना कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कैसे जो है ना ये बीमारी फैली। एक अलग डिस्कशन है इसके, इंशाल्लाह इसके ऊपर कभी हम बात करेंगे। मगर बताना मकसद ये है कि टर्की में होमोसेक्सुअलिटी लीगल है, प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। नंबर 5, टर्की में स्ट्रिप क्लब्स लीगल है, लीगल और ऑफिशियल हैं। यानी कि आपका लड़का या लड़की, अल्लाह बचाए, 18 साल के ऊपर हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो एक स्ट्रिप क्लब जा सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि स्ट्रिप क्लब क्या है, जाकर गूगल मत करिए, इसका गुनाह मेरे सर पे आ जाएगा। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रिप क्लब एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक औरत, नऊज़ बिल्ला, सब मर्दों के सामने, लोगों के सामने बरहाना होती है, धीरे धीरे बरहाना होती है, कपड़े उतार कर धीरे धीरे बरहाना होकर वो नाचती है लोगों के सामने। ये टर्की में लीगल है। नंबर 6, ये सलफ़ी हज़रात के लिए है ख़ास तौर पर, और सलफ़ी हज़रात बुरा मत मानिए मेरी इस बात का, मगर आप मेरी इस बात को थोड़ा सा गौर से सुनिए, क्योंकि जो भी नई चीज़ मार्केट में आती है सबसे पहले आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट होती है। आप मेरी बात को बुरा मत मानिए, मगर जिस तरह से लैबोरेटरी में मेंढकों पर एक्सपेरिमेंट होता है, इसी तरह से कोई भी नया फितना या कोई भी नई चीज़ आती है सबसे पहले आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट होती है। तो आपको चौकन्ना रहना है और
जज्बात से नहीं बल्कि होश से काम करना है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे सलफ़ी हजरात भी हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई टर्की चले जाएंगे, ये है वो है, सऊदी अरब ख़त्म, इंडिया ख़त्म, सब ख़त्म, इंडिया बर्बाद हो गया, इंडिया में मोदी हुकूमत आ गई, रह नहीं सकते, तो अब कहाँ रहेंगे भाई? सऊदी अरब में। अरे सऊदी अरब भी ख़त्म हो गया, सऊदी अरब में भी इस्लाम ख़त्म हो गया, सब ख़त्म, आप कहाँ जाएंगे भाई? टर्की जाके रह जाएंगे। तो इन लोगों को असल में टर्की की हकीकत मालूम नहीं है, और इन लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि ये लोग जो शिरक और बिदअत करके जो कहते हैं ना, बिदअत, ये बिदअत वो जो है ना वो टर्की में जाके नहीं कर सकते, क्योंकि टर्की में सलफ़ी प्रीचिंग बैंड है, सलफ़ी प्रीचिंग बैंड है। अगर आपको यकीन नहीं आ रही है मेरी बात, तो आप इस बंदे के स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ लीजिए। इसका नाम है मैथियो पुगलिस। मैथियो पुगलिस ये रिसर्चर है यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना का। इसने ये बात कही है कि टर्किश गवर्नमेंट इज़ मोस्ट लाइकली अनफ्रेंडली विद द सलफिस्ट डोमेस्टिक कम्युनिटी। इसने कहा कि सलफ़ियों की जो लोकल आवाम है, बाहर से आई हुई नहीं, लोकल आवाम को ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं टर्की की हुकूमत, तो ये बाहर से जो लोग जा रहे हैं, जो सलफ़ी हजरात बिदअत करने वाले, इन लोगों को कहाँ से बर्दाश्त करेंगे बताइए। तो बहरहाल इसके अंदर ये कह रहे हैं कि भाई ये सलफ़ियों की जो डोमेस्टिक कम्युनिटी है उनको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एज़ उर्दुगान हैज़ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद द मुस्लिम ब्रदरहुड, कि उर्दुगान का जो ताल्लुक़ है ये इख़वानुल मुस्लिमीन से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आपको पता है कि टर्की, क़तर, ईरान वगैरह ये सब जो है ना इख़वानियों के अड्डे हैं, और यहाँ पर जो है ना इख़वानियत यहाँ से पनपी है। एक और मैं आपको बात बता दूँ कि अब्दुल्ला बिन सऊद जो थे, यानी कि सऊदी अरब के जो बानी हैं, अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुर्रहमान अल सऊद, इनके दादा परदादा रहे हैं अब्दुल्ला बिन सऊद। जब लोगों ने उनके बारे में शिकायत की कि ये लोग जो क़ब्रें वगैरह हैं इसको जो है ना तोड़ रहे हैं, इनकी शिकायत जो है जाकर इन्होंने उस्मानी सल्तनत से की। तो जब उस्मानी सल्तनत को ये ख़बर लगी तो वो आकर उन्होंने अब्दुल्ला बिन सऊद को अरेस्ट करके ले गए। सिर्फ अरेस्ट ही नहीं किया बल्कि उनको टॉर्चर किया। और टॉर्चर कैसे किया? उनके सामने गाना बजाया गया, फ्लूट्स बजाए गए, और फिर उनके मुंह में शराब डाली गई, और फिर उनको शहीद किया गया, यानी कि उनको भरे बाज़ार में उनका कत्ल किया गया। ये उस्मानियों की तारीख़ है, ठीक है, ये टर्की की तारीख़ है। जैसे कि कहावत है, दूर के ढोल सुहाने। हमेशा से आप देखिए दूर के ढोल लोगों को सुहाने ही नज़र आते हैं। बस कोई चला जाता है वहाँ पर, वहाँ की सिटीज़नशिप उसने ले ली, अब जो है वो मंजर बेचना शुरू कर देता है, भाई यहाँ पे हरियाली है, घोड़े हैं। भाई आप बताइए, आप अपने बीवी बच्चों को कितने बार घोड़ों पे लेके घूमे हैं? कितने बार आप जो है ना ये जंगलों में हरियाली में जाके रहे हैं? हम जो है डेस्क जॉब करने वाले, हम आईटी में काम करने वाले, या फिर जो है ना दूसरे दीगर काम करने वाले, हमारा ये मिजाज ही नहीं है असल में ऐसी जगहों पर रहना या फिर ऐसे इलाक़ों में रहने का। और ऐसे इलाके जहाँ पर ना ज़बान हमारी है, ना कल्चर हमारा है, कुछ भी हमारा नहीं है, तो आप किस तरह से ऐसी सोसाइटी में इंटीग्रेट हो सकते हैं? तो ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है। मसला ये है कि सलफ़ी हज़रात को ये लगता है कि भाई हम गलत हो ही नहीं सकते, हम गलत हो ही नहीं सकते, ना हम गलत सोचते हैं, ना हमारे डिसीशंस गलत होते हैं, हम हर चीज़ में सही हैं क्योंकि हम फ़िरक़े नाजिया है। ठीक है, माना हदीस है फ़िरक़े नाजिया के ऊपर, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो नई चीज़ आए उसके पीछे निकल जाओ। सोच समझ कर फ़ैसला करना है और समझदारी के साथ फ़ैसला करना है। नंबर 7, जॉब स्केर्सिटी। यानी कि मैं आपको बता दूं कि टर्की को यूएन ने, उर्दुगान को यूएन ने पैसे दिए थे तकरीबन 2 मिलियन सीरियन रेफ्यूजीज़ को लेने के लिए, मगर मसला ये हुआ कि 3.7 मिलियन हो गए। तो जब रेफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स हो गया, यानी कि रेफ्यूजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए टर्की के अंदर, तो उर्दुगान ने ग्रीस का बॉर्डर खोल दिया। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मर्द मुजाहिद है, उसने जो है ना सीरिया के लोगों को पनाह दी। भाई पनाह दी, मगर पैसे लेके पनाह दी, मगर जब बढ़ गए तो फिर खोल दिया, खोल के बोला भाई निकलो इधर से, अब हम तुमको ज़्यादा नहीं रख सकते। अब जब ये इतने ज़्यादा लोग टर्की के अंदर आ गए तो अब प्रॉब्लम ये हो गया वहाँ पर कि जॉब्स की स्केर्सिटी हो गई। यानी कि अड्डे का लेबर जो होता है, हमारे पास तो अड्डे का लेबर कहते हैं, यानी कि जो दिहाड़ी वाला लेबर जो होता है, दिन के एतबार से काम करने वाला, डेली वेजर। तो मसला ये है टर्की में कि टर्की का मिसाल के तौर पर डेली वेजर 100 लिरा चार्ज करता है एग्जाम्पल, तो सीरिया के जो रेफ्यूजीज़ हैं ये 30 या 40 में कर रहे हैं काम। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो लोकल मार्केट है ये मार खा रही है, जिसकी वजह से टर्की के लोग सीरियंस के ऊपर गुस्से में हैं और उनके ख़िलाफ़ में जो है क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कत्ल हो रहा है, मारपीट हो रही है, लूटम लाट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है सोचने की ज़रूरत है। हरियाली घोड़े देखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क का एक मुकम्मल जायज़ा लेने की ज़रूरत है। नंबर 8, टर्की में क्राइम रेट
काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि चोरी चकारी और जो है जेब कतरना और इस तरह से मगलिंग जिसे कहते हैं, और फिर जो है लूट लेना, उल्लू बनाना, ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप जो है इसके ऊपर एक मुकम्मल जो है एक जायज़ा लेना चाहते हैं तो जुनैद अकरम का एक वीडियो है टर्किश टोपी स्कैम्स इन टर्की करके, ये आप देखिए, बड़े मस्खरे अंदाज में उसने पूरा मतलब 4-5 स्कैम्स उसने बताए कि टर्की में किस तरह से लोग जो है लूट लेते हैं आपको। वैसे तो ये हर जगह होता है, हर जगह ये चीज़ होती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफ़ी जो है हद तक चीज़ें सेफ़ है। ख़ास तौर पर सऊदी अरब की मैं बात बता रहा हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर लोग जो है मस्जिदों में जब हम जाते हैं जब अंदर, तो बाहर लोग जो है अपना स्टॉल लगाकर आराम से अंदर जाके नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं, कोई वो चोरी चकारी का टेंशन नहीं होता इनको। मगर ये चीज़ वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर जो है आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर जो है ना कहीं जा रहे हैं पब्लिक प्लेस में, तो आपके जो है ना जेब कतर लेंगे आपका, यानी कि आपकी जेब कट जाएगी और आपका वॉलेट चोरी हो जाएगा, आपके पैसे चोरी हो जाएंगे। ये चीज़ बहुत कॉमन है। तो क्राइम रेट भी काफ़ी वहाँ पे बढ़ा हुआ है। नंबर 9 ये है, टर्किश जो लोग होते हैं, तुर्की के जो लोग होते हैं, इनके अंदर रेसिज्म काफ़ी होता है। लोग कह रहे हैं कि भाई रेसिज्म तो हर जगह है, कि अरबों में रेसिज्म नहीं है। भाई एटलीस्ट यहाँ पर जो है ना परसेंटेज के एतबार से देखा जाए तो बहुत कम है, सीरियसली बहुत कम है। लोग कहते हैं कि भाई सऊदी में, दुबई में ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा। भाई मुझे 10 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान के लोग रहते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे लोग जो है गाड़ियाँ रोक रोक कर जो है बंगाली जो काम करते हैं रोडों पर, उनको जो है खाना देते हैं, उनको पैसा देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं रोज़ यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर रेसिज्म है, इंडियन पाकिस्तानी को गिरा के देखा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जिस जगह पे रहता हूँ यहाँ पे अतराफ़ में सारे सऊदी हैं, बड़ी इज्जत करते हैं इंडियंस का। ख़ास तौर पर यहाँ पे जो है ना अच्छा खासा मुकाम है, लोग इंडियंस की बहुत इज़्ज़त करते हैं, फ़िलिपीनियों की भी बहुत इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि कूल लोग होते हैं। इंडिया और फ़िलीपींस के लोग जो है ना ना इनको परेशान करते हैं, ना उनको परेशान करते हैं, ना ईसा से पैसे लेते हैं, ना मूसा को देते हैं। मतलब ये कम है, होता होगा मगर ये कम है इंडियंस में और जो है ये फ़िलिपिनो कम्युनिटी में। तो ये लोग जो है ना बाकायदा इज़्ज़त करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग गिरा कर देखते हैं। अगर आप टर्की में देखें, मैंने टर्किश लोगों के साथ काम किया है, तकरीबन 2-3 साल मैंने काम किया है, साथ में भी थे और मैनेजर्स भी थे। तो एक चीज़ तो मैंने उनके अंदर देखी, उनके अंदर रेसिज्म होता है, क्योंकि उन्होंने आधी दुनिया पे हुकूमत की थी। तो उनके अंदर ये चीज़ है कि हमने हुकूमत की है दुनिया के ऊपर, हम टर्क्स हैं, हम उनके उनके जो है चमड़ियाँ भी गोरी होती हैं, गोरे होते हैं वो, और उनकी हाइट्स भी अच्छी होती है। तो उनको अपनी हाइट पर, अपने कलर पर काफ़ी घमंड होता है। आपको अगर इस चीज़ पर यकीन नहीं आता है तो आप खुद इस चीज़ को आजमा कर देख लीजिए। नंबर 10 ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई इंडिया के हालात ख़राब हो जाएंगे तो भागने के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है, भाग कर हम पनाह ले लेंगे तुर्की के अंदर जाकर, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह के फजल से इतने भी बुरे हालात नहीं हो गए हैं कि आपको भागने की नौबत हो जाए, जैसे कि बर्मा और रोहिंग्या के लोग भागें। ये जो है आप सोल्यूशन निकालिए, लोगों के दिलों में खौफ मत पैदा करिए। खामखा के आप लोगों के दिल में खौफ पैदा कर रहे हैं। आप लोगों को सोल्यूशन बताइए और कैसे चैलेंजेस को फेस किया जा सकता है ये बताइए। जब बहादुर शाह ज़फ़र को अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया, फिर उसके बाद जो है अंग्रेज़ों की हुकूमत आई, फिर उसके बाद पार्टीशन हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, मुसलमानों को बहुत झेलना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ के भाग गए, इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम घर बार छोड़े और बीवी बच्चों को लिए निकल गए, ये तो हो नहीं सकता, ये तो इलॉजिकल बात है। अच्छा चले, अगर आप भाग भी रहे हैं और अल्लाह ना खास्ता ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह, अगर ऐसा हो भी जाए कि इंडिया के हालात ख़राब हो जाए मुसलमानों के लिए, तो अगर एयरपोर्ट बंद कर दिया जाए या फिर आपका एग्जिट ब्लॉक कर दिया जाए तो आप कहाँ भागेंगे, कैसे भागेंगे? ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब अगर आप भाग भी रहे हैं तो क्या आप सिर्फ अपने बीवी बच्चों को लेकर भागेंगे? आपके जो दूसरे रिश्तेदार हैं वो क्या मरने के लिए छोड़ दें उनको? तो ये सब इलॉजिकल बातें हैं, ये फजूल की बातें। अगर आप ये कह रहे हैं, हाँ अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई हम अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जाना चाहते हैं, हम एक अच्छे एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, हम जो है एक बिज़नेस के सिलसिले में जाना चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो फिर भी बात समझ में आती है। मगर आप ये कह के भाग रहे हैं कि भाई हालात ख़राब हो गए हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भागना ज़रूरी है, निकलना ज़रूरी है, औरतें सेफ नहीं है, बच्चे सेफ नहीं है, ये सेफ नहीं है, ये डिप्रेशन की वजह से या फिर एंजाइटी की वजह से भागना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। भाई मेरे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने है, कठिन से कठिन हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए, परेशानी वाले हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए, आपने मुआहदे किए, आपने जो है डीलिंग्स की, आपने जो है बहुत सारी चीज़ें की, आपने हमारे सामने अच्छा खासा नमूना रखा कि आप जब माइनॉरिटी में रहते हो तो कैसे रहना है, आप जब मेजॉरिटी में रहते हो तो कैसे रहना है, आप कहाँ पे कैसे रहना, सब चीज़ बता। ये डर के भागना मुझे समझ नहीं आता कि ये चीज़ किस हद तक सही है। ठीक है, आप जो है अच्छी एक एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रहे हैं तो एक अलग बात है। ठीक है, इसके अलावा
अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये जो स्ट्रिप क्लब या फिर जो प्रोस्टिट्यूशन, ये ब्रॉथल वाली जो मैंने बातें की हैं, ये पहले हुआ करता था, अभी जो है चेंज हो रहा है टर्की, और उर्दुगान साहब जो है इसको बदल रहे हैं और बदल कर जो है ना एक इस्लामी कानून वहाँ पे नाफिज कर रहे हैं, तो आप एक जो है बुलबुले में जी रहे हैं और आप लाला लैंड में जी रहे हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उर्दुगान तकरीबन 20 साल से पॉलिटिक्स में है। 2003 में वो प्राइम मिनिस्टर था, 2 टर्म प्राइम मिनिस्टर था, और ऐसा प्राइम मिनिस्टर था कि उसके अपोजिशन में कोई भी नहीं था, कोई भी उसके अपोजिशन में नहीं था। फिर अब प्रेसिडेंट है। इसके बावजूद भी देखिए कि क्या वहाँ पे तब्दीली आई है, क्या वहाँ पे चेंजेस आए हैं, कुछ भी नहीं आए हैं। ये सब के सब जो है ना पीआर स्टंट्स हैं जो आपके और हमारे सामने किए जाते हैं, और लोग जो है मुतासिर हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर। बस बताना मकसद ये है कि हम बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं, और हर थोड़े दिन में कोई ना कोई आकर कुछ ना कुछ मंजन हमको बेच देता है, और फिर हम जो है ना उस चीज़ की तरफ निकल जाते हैं। तो हमको सोच समझ के, अच्छा खासा ध्यान रख कर और अच्छी खासी रिसर्च करके हमको डिसीजन लेना है। रिसर्च का मतलब ये नहीं कि 4-6 लोगों से आपने पूछ लिया और आपने जो है गूगल कर लिया और हो गई रिसर्च, ऐसी बात नहीं है। बाकायदा आपको मुकम्मल आप उसके बारे में मालूमात कर लीजिए। इफ्स एंड बट्स, ये क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है। टर्किश सिटीजनशिप लॉ पढ़ लीजिए, टर्किश पीनल कोड पढ़ लीजिए। आपका जो लाइफस्टाइल है या आपका जो कल्चर है वो वहाँ पे मैच होता है कि नहीं होता, आपकी लैंग्वेज वहाँ पे मैच होती कि नहीं होती। आप अगर कल के दिन आपके बच्चे वहाँ पे शादी करके इंटीग्रेट होना चाहते हैं तो वो हो सकते कि नहीं हो सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सोच के आप डिसीजन लीजिए। सब कह रहे हैं, सब बोल रहे हैं हरियाली घोड़े, ये सब बकवास बंद करिए। आप जो है सोच समझ कर तहकीक करके फैसला करिए। यही बात लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। मैं आपका भाई जहाद तनवीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।